हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मजे में। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या पढ़ना है आज की क्लास में? सेक्शन 17। इसमें दो बातें आपको बताएंगे, एक तो अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट और दूसरा ब्लॉक्ड क्रेडिट। अब ये अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट क्या है? अगर आपकी आईटीसी कॉमन क्रेडिट है तो आपको ये आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन द रेशियो ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। यानी आप पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, जितनी आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू आपकी टैक्सेबल सप्लाई है सिर्फ उतनी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। लास्ट क्लास में आपने ये बात देखी थी, मैंने आपको बताया था कि देखिए आईटीसी जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहली आईटीसी कौन सी है? पहली आईटीसी उन परचेजेस से रिलेटेड है विच इज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है। फिर कुछ परचेजेस आपकी ऐसी हो सकती हैं विच इज रिलेटेड टू योर एग्जेम्प्ट सप्लाई। कुछ परचेजेस आपकी ऐसी हो सकती हैं विच रिलेट्स टू इवन टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, और इन्हीं परचेज की क्रेडिट को हम क्या कहते हैं? कॉमन क्रेडिट। फिर कुछ क्रेडिट इनएलिजिबल हैं, ठीक है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है, आपको आईटीसी मिलेगी ही नहीं इवन इफ इट इज बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस। और आखिरी नॉन बिजनेस क्रेडिट, यानी मैंने परचेज तो किया है लेकिन उसका इस्तेमाल बिजनेस में नहीं किया, तो उसकी आईटीसी हमें नहीं मिलती है। राइट, तो कॉमन क्रेडिट को हमें बांटना होता है, और कुछ ब्लॉक्ड क्रेडिट है जिसकी क्रेडिट मिलते ही नहीं है, वो सब यहां पे हमें सेक्शन 17 में देखना है। आइए, the input tax credit eligibility is based on whether the same is used for taxable supplies or zero rated supplies। अगर टैक्सेबल सप्लाईज हैं, जीरो रेटेड सप्लाई है, तो आपको आईटीसी मिलेगा। कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा। ठीक है, इवन जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है? एक्सपोर्ट होता है। अगर आप एक्सपोर्ट के लिए परचेजेस कर रहे हैं तो आपको आईटीसी मिलेगी। आपके आउटपुट पे टैक्स कितना है भाई? जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड है, आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स कितना है? जीरो है। लेकिन जितनी भी आपकी आईटीसी है वो पूरा का पूरा आपको रिफंड के फॉर्म में मिल जाता है। हाँ, अगर मान लीजिए आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ डोमेस्टिक सेल भी कर रहे हैं, तो आपकी कुछ ना कुछ आउटपुट सप्लाई टैक्सेबल है, राइट, जो डोमेस्टिक सेल आप कर रहे हैं, तो उस पर जितना टैक्स बनेगा उसमें से हम क्या करेंगे? आईटीसी पूरी की पूरी क्लेम कर लेंगे, चाहे वो परचेज जीरो रेटेड वाली सप्लाई के लिए था या वो परचेज आपकी डोमेस्टिक सेल के लिए था, पूरी आईटीसी हम क्लेम कर लेंगे। और अगर आप सिर्फ एक एक्सपोर्टर हो तो ऑब्वियसली फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आप आईटीसी को रिफंड के फॉर्म में ले लेंगे। Whether the goods or services is used for both taxable and exempt supply, only proportionate credit is eligible for registered person। अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए यूज हो रहा है, मतलब आपकी परचेजेस टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए है, तो सिर्फ प्रोपोर्शनेट क्रेडिट ही आपको मिलेगा। फर्दर, अ लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इज आल्सो प्रोवाइडेड। सेक्शन 17(5) में इनएलिजिबल क्रेडिट की भी बात कही गई है। प्रोपोर्शनेट क्रेडिट आईटीसी बेस्ड ऑन यूसेज इन बिजनेस। अगर आप बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं तो आईटीसी आपको मिलेगा, अदर पर्पसेस यूज कर रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। नाउ आईटीसी बेस्ड ऑन यूज ऑफ इनपुट। यूज ऑफ इनपुट, यूज ऑफ इनपुट क्रेडिट पार्टली फॉर टैक्सेबल और पार्टली फॉर जीरो रेटेड। मान लीजिए हमारी परचेजेस कैसी हैं, कुछ हम जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं उन परचेजेस से, कुछ हम टैक्सेबल सप्लाईज करते हैं, मतलब डोमेस्टिक टैक्सेबल सेल करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? पूरी की पूरी आईटीसी मिलेगी आपको, फुल आईटीसी इज अवेलेबल। बट इन केस, अब ये एक पार्ट था, ये एक चीज था, अब हम ये दूसरा ब्लॉक देख रहे हैं। अगर मान लीजिए हमारी सप्लाई कैसी है, थोड़ी सी नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है और निल रेटेड है। नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, निल रेटेड, तो ये पूरे के पूरे को हम कुल मिला के क्या बोलते हैं? इन सबको ग्रॉसली हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। इन सबको मिला के हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में क्या आता है? पेट्रोल वाले 5 प्रोडक्ट आते हैं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन आता है। ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन और स्पेशल ऑर्डर। ठीक है, निल रेटेड जिसपे 0% का रेट है, तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्ट सप्लाई, और इनकी आईटीसी आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो क्रेडिट बांटने की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास टैक्सेबल हो,
ठीक है, टैक्सेबल जीरो रेटेड भी हो और इनमें से भी, मतलब इस वाले 2 ब्लॉक बनाया ना मैंने, ब्लू बॉक्स 2 ब्लॉक बनाए, इसमें से भी कुछ सप्लाई है और इसमें से भी कुछ सप्लाई है, तब फिर क्या होगा, आपको आईटीसी बांटने की आवश्यकता पड़ती है। अब जब आईटीसी बांटना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरफ टैक्सेबल सप्लाई बनाना पड़ेगा और एक तरफ एग्जेम सप्लाई बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे ताकि हम इनका क्या निकाल सके, रेशियो निकाल सके, और उसी रेशियो में हमें क्या करना है, कॉमन आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉमन आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में। ठीक है, तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट किस तरीके से हम बांटेंगे ये देखिए। द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई शैल इंक्लूड द सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। अगर मेरी कोई सेल ऐसी है जिसपे मुझे टैक्स पे करना ही नहीं है, पता है टैक्स किसे करना है, पे करना है, रेसिपिएंट को, मतलब मेरी जो सप्लाई थी वो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई थी। वो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई क्या है, टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? अरे बेटा वो टैक्सेबल सप्लाई है, बस अंतर इतना है कि वो टैक्स मुझे नहीं पे करना है, मैंने सेल किया है लेकिन मुझे पे नहीं करना, किसे पे करना है, जिसने परचेज किया है उसे पे करना है, राइट? तो ये क्या है, ये एक टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन जरा देखिए गवर्नमेंट कितनी चालाक है, कितनी ज्यादा बदमाशी यहां पे कर रही है, कह रही है कि हम उसे कहां मानेंगे, एग्जेम सप्लाई में। ये रिवर्स चार्ज वाली जो सेल है, रिवर्स चार्ज वाली सेल को ये एग्जेम सप्लाई वाले में मानेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट को क्या फायदा है, सब कह रहे हैं आप चालाक है, गवर्नमेंट क्या ही उखाड़ लिया ऐसा करके। समझिए, जो कॉमन आईटीसी है वो बांटेगी गवर्नमेंट टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के रेशियो में, और आपको अलाउ कितना करेगी, जितना टैक्सेबल हिस्सा होगा उसके प्रोपोर्शनेट, राइट? यानी जब आप इसकी टोटल करेंगे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट की, और अगर ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का टोटल ज्यादा हो जाता है इस, तो रेशियो में क्या होगा, आपको जो क्रेडिट मिलेगी टैक्सेबल सप्लाई की वजह से वो कम हो पाएगी। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए ये फिगर छोटी है और ये फिगर बड़ी हो जाए, तो आपको जब आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो आपको आईटीसी कम मिलेगी क्लेम करने के लिए। गवर्नमेंट चालाकी से ये वाला टोटल बढ़ा रही है आपका। अब सीधी सी बात समझिए, एक बात बताइए, अगर रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई है, रिवर्स चार्ज वाली मैं सेल कर रहा हूं, वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है? अरे वो टैक्सेबल है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट कहां से हो गई, वो तो टैक्सेबल है। रिवर्स चार्ज है, उस पर टैक्स उल्टा लगता है, रेसिपेंट जो होता है वो टैक्स पे करता है, मुझे टैक्स नहीं देना है लेकिन रेसिपेंट को तो देना है। या तो सरकार ये कह देती कि भाई हम उसको सप्लाई में से हटा ही दे रहे हैं रेशियो में बांटने में, ये कर सकती थी, लेकिन सरकार की चालाकी देखो क्या कह रही है, कह रही है कि हम उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सप्लाई एग्जेम्प्ट नहीं है, ये टैक्सेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए पढ़ रहे हैं, ये जो बंटवारा अभी पढ़ रहे हैं ये ओनली एंड ओनली फॉर कॉमन आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो रेशियो तैयार करते हैं उसके लिए पढ़ा जा रहा है। अब वहां गवर्नमेंट बहुत सारी टैक्सेबल सप्लाई को एग्जेम्प्ट मान ले रही है। आइए और देखते हैं, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, आपने पढ़ा होगा। जब ये गुड्स एंड सर्विस नहीं है तो ये जीएसटी के दायरे से बाहर, इसको तो कहीं नहीं लेना चाहिए। लेकिन सरकार कितनी ज्यादा चालाक है, कह रही है सेल ऑफ सिक्योरिटीज है ना तो उसको हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में मानेंगे। अरे कुछ नहीं, गवर्नमेंट बदमाशी कर रही है, ये टोटल बढ़ाना चाहती है ताकि जब रेशियो क्रिएट किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपका बहुत कम क्रेडिट क्लेम हो पाए। और देखिए, सेल ऑफ लैंड इन बिल्डिंग, हद हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। अरे वो जीएसटी के दायरे से कोसों दूर है, जीएसटी तो लगता ही नहीं है इस पे, तो ना तो ये टैक्सेबल में है ना तो ये एग्जेम्प्ट में, ये है ही नहीं कहीं। अरे ये जीएसटी के ही दायरे से बाहर है। सरकार कह रही है बंटवारा करते समय, जब हम आईटीसी का बंटवारा करेंगे तो जो रेशियो लेंगे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का, उसमें सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को एग्जेम्प्ट मानेंगे। गुस्सा तो आ रहा होगा अब आपको भी, आ रहा है कि नहीं? आपको गुस्सा इस बात का नहीं आ रहा होगा गवर्नमेंट क्या ले रही है क्या नहीं ले रही है, आपको गुस्सा इस बात का आ रहा होगा कि हमको याद ना करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, पढ़ना ज्यादा पड़ रहा है, राइट? अगर एग्जाम में एग्जेम्प्ट वाला ही होता, टैक्सेबल में टैक्सेबल वाली ही सप्लाई होती तो कुछ नया याद नहीं करना पड़ता। अब यहाँ नया याद करना है आपको कि जब
डिस्ट्रीब्यूशन होगा आईटीसी का, तो एग्जेम्प्ट की डेफिनेशन में और भी बहुत कुछ आ जाएगा जो एक्चुअल में जीएसटी के दायरे से बाहर भी है। तो रिवर्स चार्ज की सेल, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, supplies in respect of which outward supply is not liable to pay tax, but recipient is made liable to pay tax, then due to section 17(3) for limited purpose of restricting ITC to the supplier who is not made responsible to pay tax due to RCM provision, the value of these supplies will be regarded as exempt supply. ये इसी की बात हो रही है रिवर्स चार्ज वाले सेल की. While arriving at the net available input tax credit, doubt have been raised whether such supplies should include as exempt supplies by the recipient who paid tax on RCM basis. कह रहा है बहुत सारे लोगों को ये डाउट होने लगा कि ये रिवर्स चार्ज वाला क्या है. रिवर्स चार्ज वाला, कहीं रिवर्स चार्ज वाली वो सेल की बात तो नहीं हो रही है जिसपे मुझे टैक्स पे करना है. रिवर्स चार्ज वाली अगर वो सेल है जिसपे मुझे टैक्स पे करना है तो वो रिवर्स चार्ज वाली परचेज है मेरे लिए वो परचेज है. अगर मुझे रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करना है तो ध्यान दीजिए वो सेल नहीं है, वो तो आपकी परचेज है. और यहां पे सप्लाईज की बात हो रही है, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये क्या है, आउटवर्ड सप्लाई का रेशियो बन रहा है, तो परचेज नहीं आ सकता है. तो कह रहा है कि ये डाउट था मार्केट में कि यहां रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है. रिवर्स चार्ज में वो रिवर्स चार्ज की सप्लाई की बात हो रही है जिसमें सामने वाला जीएसटी पे करेगा रिवर्स चार्ज के तहत, या उस रिवर्स चार्ज की बात हो रही है जिसमें मुझे रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करना है. तो कह रहा है आपको नहीं पे करना, क्योंकि आपको अगर रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करना है तब तो वो आपकी क्या है, परचेज है. और जबकि यहां परचेज की तो बात हो ही नहीं सकती, ये तो सेल का रेशियो बना रहे हैं. तो यहां रिवर्स चार्ज का मतलब क्या है, ये रिवर्स चार्ज का मतलब ये है जहां पे रेसिपिएंट को रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करनी है. दिस इज नॉट द केस एज द रेसिपिएंट हैज नॉट मेड सच सप्लाई. कह रहा है नहीं, आरसीएम में परचेज वाले की बात नहीं हो रही है क्योंकि ये सेल थोड़ी ना हुआ. Banking company or financial institution including NBFC engaged in accepting deposit, extending loan or advances. अच्छा, अब ये बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, इनके लिए कॉमन क्रेडिट बांटने का एक बहुत आसान सा तरीका भी है. बाकी सबके लिए तो क्या है, बाकी सबके लिए तो है रूल 42 और 43. कैपिटल गुड्स की कॉमन क्रेडिट बांटने का, कॉमन आईटीसी बांटने का रूल 42 किस लिए है, फॉर इनपुट एंड इनपुट सर्विस, और रूल 43 किस लिए है, रूल 43 है कैपिटल गुड्स के लिए. ठीक है, बट बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत आसान तरीका बताया गया. ये तो बड़े डिफिकल्ट रूल हैं, बड़ा झंझट है बांटने में क्रेडिट को, जो आपको पढ़ना भी नहीं है. यहाँ पे क्या है, रूल 3 लगता है और ये कहता है रिफ्रेन फ्रॉम अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पसेस एंड नॉट अवेल एनी क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 17(5). 17(5) में ब्लॉक्ड क्रेडिट है, वो नहीं लेना है. ठीक है, नॉन बिजनेस नहीं लेना है. एंड मेक दिस सिलेक्शन नोन इन फॉर्म GSTR 2. ठीक है, अवेल फुल क्रेडिट एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट ऑन इंटर ब्रांच सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ द बैंकिंग और NBFC. इंटर ब्रांच ट्रांसफर वाली सप्लाई जितनी भी है उसकी पूरी क्रेडिट ले लो. एंड ऑल्सो अवेल 50% ऑफ ऑल अदर इनपुट टैक्स क्रेडिट. जितनी भी आईटीसी है, चाहे वो कॉमन है, चाहे वो रिलेटेड टू टैक्सेबल सप्लाईज है, वो रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज है, व्हाटएवर जो भी है, मतलब आप ऐसे समझिए जितनी आईटीसी है वो उसका आधा ले लो. बैंकों को ये कहा जा रहा है, बैंकों को कहा जा रहा है कि आपको बांटने की जरूरत नहीं है. 5 क्रेडिट होती है ना, क्या क्या 5 क्रेडिट होती है, मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, मैं वापस से वही खोल लेता हूँ सीट. ये 5 क्रेडिट मैंने लिखवाई थी. ठीक है, अब बैंकों को क्या बोल रहा है, कह रहा है देखो यार नॉन बिजनेस तो तुमको नहीं मिलेगा. ठीक है, इनएलिजिबल तो नहीं मिलेगा, और इसका पूरे का तुम क्या कर लो, 50% ले लो. ठीक है, ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए है. बाकी लोगों के लिए क्या है, बाकी लोगों के लिए तो यही है कि टैक्सेबल का फुल लो, एग्जेम्प्ट का कुछ नहीं मिलेगा, कॉमन क्रेडिट बांटा जाएगा, इसका नो क्रेडिट, इसका नो क्रेडिट. लेकिन बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोल रहा है कि ये ऊपर वाले 3 क्रेडिट का आधा ले लो तुम, अब बाकी ये दोनों क्रेडिट छोड़ दो. ये भी तुम कर सकते हो, दिस इज द ऑप्शन. अगर बैंक भी ये वाला लेना चाहे तो कर सकती है. हाँ, बैंक भी अगर ये इस तरीके से करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बैंक के लिए ज्यादा अच्छा है. बहुत झंझट है, 42 43 आसान नहीं है भाई साहब, क्रेडिट को 5 जगह बांटना.
इससे अच्छा ये है कि जो 2 क्रेडिट मिलती नहीं है उसको किनारे कर दो, ठीक है। अब बाकी क्रेडिट का तुम क्या कर लो, 50% ले लो सीधे सीधे, तो तुमको एग्जाम सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो यही तीनों में ना एग्जाम सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई करना था, जितना टैक्सेबल सप्लाई था उसका पूरा क्रेडिट लिया, एग्जाम का लिया ही नहीं, और दोनों में है तो बाटा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉन बिजनेस है तो भाई क्रेडिट मिलेगी नहीं, अब नॉन बिजनेस तो बैंक का होगा नहीं कुछ, ठीक है, तो भाई ऐसी कोई क्रेडिट ही नहीं होगी जो नॉन बिजनेस है। जो इनएलिजिबल है, ब्लॉक्ड क्रेडिट है, वो बैंक हटा देगी। तो ये बैंक के लिए आसान हो जाएगा, हालांकि ये एक ऑप्शन है, बैंक चाहे तो इस तरीके से भी कर सकती है, ठीक है। All other credit refer to input tax rate that would be availed under section 16 before administering the restriction under this section. अब हम बात करेंगे ब्लॉक्ड क्रेडिट की, सेक्शन 17(5). ये क्रेडिट मिलेगी नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, कब बात हो रही है, व्हेन इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस और व्हेन इट इज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस? बेटा व्हेन इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस तब की बात हो रही है, अगर नॉन बिजनेस है तब तो किसी को ही क्रेडिट नहीं मिलती, कोई भी चीज की क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर वो नॉन बिजनेस से रिलेटेड यूज है उसका, ठीक है। अगर हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं इन चीजों का तो भी मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब यही देखने वाले हैं आप। चलिए इसमें पहला है ब्लॉक्ड क्रेडिट में, मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट। मोटर व्हीकल मतलब कार हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, इसकी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। वेसल की क्रेडिट नहीं मिलेगी, वेसल मतलब शिप की क्रेडिट नहीं मिलेगी। एयरक्राफ्ट की क्रेडिट नहीं मिलेगी, एयरक्राफ्ट मतलब फ्लाइट की क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, ये उसकी बात कर रहा है जब इसे आप बिजनेस में परचेज करते हो खुद के ट्रेवल करने के लिए। तो सरकार का ऐसा मानना है कि यार कोई अगर कार खरीदता है अपने बिजनेस में तो इससे बिजनेस का कोई फायदा थोड़ी ना हो रहा है, उस बिजनेस के ओनर का फायदा हो रहा है, और सरकार इसलिए जीएसटी नहीं देती। अब अंबानी जैसे लोग अपने बिजनेस में एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, ट्रेवल कौन करता है, अंबानी खुद कर रहे हैं। सरकार कह रही है इससे रिलायंस कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, इससे तो अंबानी को फायदा हो रहा है ना, ठीक है। कुछ लोग अपनी पर्सनल जाने आने के लिए सिप लेते हैं, राइट, उसकी बात हो रही है। अगर आप इन सब एसेट को, जैसे अगर हम कार खरीदते हैं पैसेंजर्स को घुमाने के लिए, ठीक है, हम एक ट्रेवल कंपनी है, राइट, हम एयरलाइंस हैं और हमने फ्लाइट खरीदी है, हम शिपिंग कंपनी है और हमने शिप खरीदी है, तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिट मिलेगी। लेकिन अगर हम इसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं बिजनेस के ओनर के ट्रेवल के लिए, तो यहां पे क्रेडिट नहीं मिलती है, राइट। एक कंक्लूजन पॉइंट समझाएं, इसको आप कैसे समझेंगे, लॉ में एग्जैक्ट बात जो लिखी हुई हो तो आप समझेंगे। सरकार ये कहना चाहती है अगर आप मोटर व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट, इन सब की वजह से आप कमाते हो तो हम आपको क्रेडिट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैंने कार खरीदी, ठीक है, और मैं कार से ही घर से ऑफिस आता हूं, ऑफिस से घर जाता हूं, क्या ये बिजनेस में यूज हो रही है? हाँ बिजनेस में यूज हो रही है, बिजनेस के लिए कार खरीदी है मैं ऑफिस की वजह से कोई काम से ऑफिस के लिए जाता हूं तो मैं उसी कार को यूज करता हूं। लेकिन सरकार कह रही है क्या तुम उस कार की वजह से कमाते हो, मतलब क्या मैं अगर अपने घर से ऑफिस कार की बजाय साइकिल से आऊं तो क्या पढ़ा पाऊंगा कि नहीं? अरे तब भी पढ़ा पाऊंगा। तो सरकार कह रही है यार तुम कार की वजह से नहीं कमाते हो, कार तो तुम्हारी लग्जरी है, कमा कार की वजह से नहीं रहे हो, वो बिजनेस में एसेट यूज नहीं हो रहा है। भले तुम बोल रहे हो कि हमने बिजनेस के लिए खरीदी है, लेकिन उससे बिजनेस का क्या लेना देना तुम्हारे, तो सरकार मुझे क्रेडिट नहीं देगी। अच्छा अगर मैं उसी कार से, मेरी कार ड्राइविंग स्कूल है, ठीक है, मैं ये CA/CS वाली क्लासेस नहीं ले रहा हूं, मैं कार ड्राइविंग सिखाता हूं, तो क्या मुझे सरकार उस कार की ITC दे देगी? हाँ, क्योंकि क्या मैं उस कार के बिना कमा पाऊंगा? कार ड्राइविंग स्कूल है, अरे कार ड्राइविंग स्कूल बिना कार के कैसे सिखाऊंगा? तो यानी कार मेरे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है यहां पे, राइट, तो मुझे कार की क्रेडिट मिल जाएगी। तो ITC फॉर दीज व्हीकल्स विल नॉट बी अलाउड। चलिए ITC नहीं मिलेगी, कार, स्कूटर, बाइक से फ्लाइट ये सब लेते हो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर, यानी अगर अगर आप ये वाला यूज कर रहे हो तो आपको क्रेडिट मिल जाएगी, इसका मतलब है एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर दीज थिंग्स
तो आपको ITC इज नॉट अवेलेबल, दैट मीन्स फॉर दीज ITC इज अवेलेबल। देखिए कब ITC मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आपने मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए खरीदी है, मोटर व्हीकल में ट्रक वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रक नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ट्रक की क्रेडिट तो मिल ही जाएगी ना, हम तो यहाँ पे क्या नहीं मिलेगी उसकी बात कर रहे थे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए अगर आप मोटर व्हीकल खरीदते हो, यानी ट्रक वगैरह खरीदते हो, ठीक है, डिलीवरी वैन खरीदते हो आप, तो इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या इससे बिजनेस ओनर अपनी लग्जरी कर रहा है, ट्रक खरीद लिया है, ट्रक से घर आता जाता है एकदम मजे में? नहीं भाई, ये तो ऑब्वियसली इससे बिजनेस का फायदा होगा, ठीक है। डिलीवरी वैन, मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाईज, फर्दर सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वेंस। अच्छा, मैंने कार क्यों खरीदी? क्योंकि मैं कार ही बेचता हूं, तो क्या मुझे कार की क्रेडिट मिलेगी? हाँ भाई, मेरे लिए तो कार ट्रेडिंग आइटम है ना, मैंने कार खरीदा कार बेचने के लिए, मैं कार का शोरूम हूं, तो क्या मुझे ITC मिलेगी कार की? ऑब्वियसली मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मैंने कार खरीदा, शिप खरीदा, एयरक्राफ्ट खरीदा, वॉटेवर, क्यों? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मुझे क्रेडिट मिलेगी? हाँ। ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग, फ्लाइंग, नेविगेटिंग सच व्हीकल कन्वेंस, मैंने वो कार खरीदा है ड्राइविंग सिखाने के लिए, मैंने वो फ्लाइट खरीदी है फ्लाई करना सिखाने के लिए, ठीक है, तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? हाँ। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर आपके पास मोटर व्हीकल वो है जिसमें 13 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, 13 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, 13 से ज्यादा यानी मिनिमम 14 या उससे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। एक बात बताइए, 14 या उससे ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, क्या ये लग्जरी गाड़ियां होती हैं? नहीं, ये सब पता है क्या होती है? मिनी वैन वगैरह हैं ये सब। और इसका इस्तेमाल क्या बिजनेस का ओनर कर रहा होगा? नहीं। क्या इस्तेमाल हो रहा होगा? मेरे हिसाब से अगर इतनी बड़ी गाड़ी कोई कंपनी ली है, तो या तो वो अपनी स्टाफ को घर पहुंचाने लाने का काम करती होगी, मेरे हिसाब से ये है, और या वो भाड़े पे चलवाते होंगे उस पे, ठीक है, मतलब ट्रेवल वगैरह का काम कर रहे होंगे। कोई भी बिजनेस ओनर क्या अपने घर आने जाने के लिए या अपने घूमने के लिए क्या इस तरीके की गाड़ी ले लेगा? 14 लोग बैठते हैं, नहीं। तो देखिए सरकार कह रही इसकी क्रेडिट मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि इसका कॉमर्शियल यूज ही हो रहा होगा। वेसल, एयरक्राफ्ट, अगर पैसेंजर के लिए यूज हो रहा है तो क्रेडिट मिलेगी। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी फॉर और बाय अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आपको मालूम है वो देखे हो कि नहीं, जो डिलीवरी वैन्स होती हैं जिसमें ATM में पैसा भरने के लिए वो वैन चलती है, राइट, और उस गाड़ी में पूरा पैसा भरा रहता है, एकदम नोटों की गड्डियां सरियाई रहती है उस गाड़ी में। वो डिलीवरी वैन पहुंचती है एक ATM में, पैसा भरती है, लोड करती है, आगे बढ़ती है, फिर पैसा लोड करती है। देखा है ऐसी डिलीवरी वैन? ठीक है, और नहीं देखे हो तो देखोगे तो लूट मत लेना उसको, डिलीवरी वैन को, ठीक है। बैंक वगैरह उसका पूरा फुल इंश्योरेंस रहता है उसका, अगर उसकी डकैती हो गई, लूट हो गई, तो बैंक को पूरा पैसा मिल जाएगा, ठीक है, फुल इंश्योरेंस पे चलती है ये गाड़ियाँ। अच्छा, हमें क्या बताना है, क्या ये जो गाड़ी खरीदी गई है जिसमें बैंकों का पैसा इधर से उधर घूम रहा है, क्या वो गाड़ी की क्रेडिट मिलनी चाहिए? हाँ, वो बिजनेस में यूज हो रहा है, बस आपको ये दिमाग लगाना है, क्या यार बिजनेस में उसका इस्तेमाल है, क्या उसी की वजह से बिजनेस हो रहा है? बस ऐसे सोचो, क्या इसके बिना बिजनेस नहीं हो पाता? हाँ, अरे वो तो गाड़ी चाहिए तभी बिजनेस हो पाता है। मैं पूछूंगा, मैंने भी एक कार खरीदी है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने जाने के लिए, क्या उसके बिना मेरा बिजनेस हो सकता था? हाँ, अगर मैं पैदल आऊंगा तो भी पढ़ा सकता हूं, ऐसा तो ही ना कि पैदल आऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, या साइकिल से आऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, तब भी पढ़ा पाऊंगा, राइट, इसलिए मुझे कार की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अंडरस्टूड? क्या बैंक ये काम कर सकती है उस डिलीवरी वैन के बिना? नहीं, वो जरूरी है, वो बिजनेस की वजह से यूज हो रहा है, राइट, तो क्रेडिट मिलेगी उसकी। अच्छा, अब बहुत सारी थर्ड पार्टीज क्या करती है, बैंक के लिए काम करती है, मतलब बैंक अपना डिलीवरी वैन नहीं खरीदती, मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, अब मैंने बैंक को कहा है कि तुम्हारा जो नोटों का भरने वाला काम है वो मैं ले लेता हूं, मेरी गाड़ी नोट भर के जाएगी और सभी ATM में भर देगी, और वो बैंक मुझे पता है क्या देती है, भाड़ा देती है, किराया देती है इसका, ऐसा भी होता है, राइट, मतलब बैंक की अपनी गाड़ी हो ये जरूरी नहीं है, बैंक कभी कभी थर्ड पार्टी से, दूसरी कंपनी से ये काम कराती है। अब मैं वो दूसरी वाली कंपनी हूं, राइट, जो बैंकों को डिलीवरी वैन देती है, और इसलिए मैंने वो डिलीवरी वैन खरीदा है, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? हाँ, अरे वो तो बिजनेस के लिए खरीदा है, उसी की वजह से तो बिजनेस है मेरा, वो गाड़ी नहीं तो धंधा नहीं, राइट, क्रेडिट मिलेगी मुझे। तो कह रहा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी हो,
फॉर और बाय ए बैंकिंग कंपनी। फॉर अ बैंकिंग कंपनी मतलब थर्ड पार्टी, और बाय ए बैंकिंग कंपनी खुद खरीद ले, दोनों ही केस में क्रेडिट मिल रही है। फिर सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट ऑन विच क्रेडिट इज अवेलेबल। अच्छा, अगर आपको गाड़ी की क्रेडिट मिल रही है, ऐसे समझ लीजिए, तो उस गाड़ी पे इंश्योरेंस कराओगे तो इंश्योरेंस पे भी तो जीएसटी लगता है, उसकी क्रेडिट मिलेगी। उस गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओगे तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस पे भी जीएसटी लगता है, क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? हाँ मिलेगी। पर क्रेडिट कब मिल रही है? जब गाड़ी की क्रेडिट मिल रही है। अगर गाड़ी की क्रेडिट नहीं मिलेगी तो उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस की क्रेडिट नहीं मिलेगी, उसके इंश्योरेंस की भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक कार खरीदी ऑफिस के काम के लिए, मैंने खरीदी, ठीक है, स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी, क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर इज नो। उस गाड़ी का इंश्योरेंस कराएंगे, उस पर जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? नहीं। उस गाड़ी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराएंगे, उस पर जीएसटी लगी है, क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं। मुझे गाड़ी की क्रेडिट नहीं मिली है ना, तो उस गाड़ी पे लगा जितना भी खर्चा होगा उसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। बताइए, मुझे अपने कार का ना टायर चेंज कराना है, ठीक है, उस टायर पे जीएसटी लगेगा? हाँ। क्या मुझे उस जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे कार की क्रेडिट नहीं मिलती, तो कार के टायर की क्रेडिट कहां से मिल जाएगी? अच्छा, अब बात करते हैं जिसने ट्रक खरीदा है, ठीक है, वो ट्रक का टायर चेंज कराता है, क्या उसे क्रेडिट मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसे ट्रक की क्रेडिट मिली थी, इसलिए ट्रक के टायर की भी क्रेडिट मिलेगी। उस पर अगर रिपेयर मेंटेनेंस होगा तो उसकी भी क्रेडिट मिलेगी। ट्रक का वो इंश्योरेंस कराएगा, उस पर जीएसटी लगेगी, उसकी भी क्रेडिट मिलेगी। राइट, चलिए आगे देखिए। तो पहला हो गया मोटर व्हीकल, इसकी क्रेडिट नहीं होती। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बीइंग, इन सब की क्रेडिट नहीं मिलती। फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस क्या ऑफिस का खर्चा हो सकता है, बिजनेस का खर्चा हो सकता है? हाँ। एक बात बताइए, हम अपने स्टाफ को अगर एक बर्गर मंगा के खिला दे तो ये बिजनेस का खर्चा है कि मेरा पर्सनल खर्चा है? बिजनेस का खर्चा है। अब उस बर्गर पे जीएसटी लग रहा है, हाँ मैकडॉनल्ड से बर्गर आया, जीएसटी लगा है, क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं। ये जो खाने पीने का सामान है ना, उसके क्रेडिट नहीं मिलती। बिजनेस में लग खर्चा कर रहे हैं तब भी सरकार कहती है क्रेडिट नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार को लगता है ना यार, ये सब डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस नहीं है, ये सब तो ठीक है बिजनेस का खर्चा है, लेकिन फिर भी बहुत डायरेक्टली लिंक्ड टू बिजनेस नहीं है। बिजनेस का खर्चा ये मना नहीं कर रही है सरकार, कह रही है भाई स्टाफ को खिलाना पिलाना बिजनेस का खर्चा है, मानती है सरकार, इनकम टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है इस खर्चे का, लेकिन सिंस ये बहुत डायरेक्टली लिंक्ड टू बिजनेस नहीं है। अगर मेरा स्टाफ बर्गर नहीं खाएगा तो काम कर पाएगा कि नहीं? अरे तब भी कर लेगा यार। तो सरकार को लगता है ये डायरेक्टली लिंक्ड टू बिजनेस नहीं है, और इसलिए हम इसकी जीएसटी की क्रेडिट नहीं देंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, सरकार की मर्जी। ठीक है, तो फूड एंड बेवरेजेस की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर अच्छा, आपको पता है इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है? अगर सरकार क्रेडिट दे रही होती ना, तो देखिए एक बात बताइए, मैं बिजनेस का मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं जहाँ भी जाता अपने परिवार को भी लेके जाता, 5 स्टार में खाना खाता, क्या उसकी बिल मैं अपनी कंपनी के नाम से बनवा लेता कि नहीं? बनवा लेता, ठीक है, और उसकी क्रेडिट मिल जाती। बिना मतलब क्रेडिट मिल रही है कि नहीं? मिल रही है। ठीक है, आउटडोर कैटरिंग, आउटडोर कैटरिंग क्या होता है? एक तो हो गया भाई मैंने मैकडॉनल्ड से बर्गर मंगवा के खिलवा दिया स्टाफ को। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने आज ऑफिस में ही एक कैटरर को बोला कि तुम एक काम करो, लंच लगा दो यहीं पे ऑफिस में ही लगा दो, पूरा बुफे लगा हुआ है, ठीक है, 4 तरीके की सब्जी नान रोटी सब बन के लगी हुई है, ये स्टाफ खा रहे हैं, क्या ये ऑफिस का खर्चा है? हाँ, मैंने स्टाफ को लंच कराया ऑफिस में, कैटरर को बुला के, ये ऑफिस का खर्चा है। कैटरर ने जीएसटी चार्ज की है मुझसे, हाँ, क्रेडिट मिलेगी मुझे? नहीं, सरकार क्रेडिट नहीं देगी। तो फूड एंड बेवरेजेस का नहीं दी, आउटडोर कैटरिंग का नहीं दे रही है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, अब एक बात बताइए, क्या कोई कंपनी अपने स्टाफ का ब्यूटी ट्रीटमेंट कराती है? बताइए, कोई कंपनी अपने स्टाफ का ब्यूटी ट्रीटमेंट कराती है? कराती है भाई साहब। ये जो एयर होस्टेस इतनी सुंदर सुंदर दिखाई देती हैं फ्लाइट में, उनका पूरा मेकअप फेकअप करा के कौन करा रहा है? एयरलाइंस कंपनी करा रही है, ठीक है, फिर उनको फ्लाइट में एंट्री कराते हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस में आप देखिएगा स्टाफ की ब्यूटी ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस है, वो बिजनेस की वजह से करना पड़ता है। राइट, मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा बिजनेस है कि मेरी सेक्रेटरी जितनी सुंदर होगी उतना बिजनेस हमको मिल जाएगा, बताइए सेक्रेटरी का ब्यूटी ट्रीटमेंट कराएंगे कि नहीं? कराएंगे। राइट, बिजनेस का खर्चा है, हाँ, क्या इनकम टैक्स में वो खर्चा अलाउ हो जाता है? हाँ, डिडक्शन भी मिलती है, बिजनेस का खर्चा है, हम बताएंगे भाई बिजनेस का खर्चा है ये, लेकिन उस ब्यूटी ट्रीटमेंट पे
हमने जीएसटी पे किया है, हाँ लैक्मे सैलून में हुआ था, जीएसटी बिल पे लगा हुआ है, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? नहीं। तो क्या क्या चीज़ की क्रेडिट नहीं मिल रही है? देखिए ये सारे खर्चे स्टाफ से रिलेटेड हो रहे हैं, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिल रही है। नंबर 1 फूड एंड बेवरेजेस, नंबर 2 आउटडोर कैटरिंग, नंबर 3 ब्यूटी ट्रीटमेंट, नंबर 4 हेल्थ सर्विसेज। अब ये हेल्थ सर्विसेज क्या होता है? कभी आपने शहर में कोई बोर्ड देखा 15 दिन में 15 किलो वजन घटाएं, ठीक है, और देखेंगे एक मोटे से पेट पे इंची टेप बंधा होगा, फिर उसके बाद एक पतले से पेट पे इंची टेप बंधा होगा, ठीक है, 6 इंच कम हो गया है, 15 दिन में 15 किलो वजन घटाया। देखा है कि नहीं ऐसा बोर्ड? देखा है। यही है हेल्थ सर्विसेज, राइट। और तो कुछ हेल्थ सर्विसेज में बिकता नहीं है हमारे देश में, मोटापा कम करना, ठीक है, इज द हेल्थ सर्विस। तो यही हेल्थ सर्विस सबसे ज्यादा बिकती है। मैंने अपने स्टाफ को हेल्थ सर्विस दी है। क्या ये पॉसिबल है मैं अपने स्टाफ को हेल्थ सर्विस दे रहा हूं? हाँ। मेरी सुंदर सी सेक्रेटरी थी, जब से मोटा गई है मेरी सेक्रेटरी तब से मेरा बिजनेस ही ठप बैठ गया है, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, किसी बिजनेस में ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो भाई उनको इस तरीके की हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, कंपनी दे रही है, ये खर्चा बिजनेस का है, आंसर इज यस। इस हेल्थ सर्विसेज पे जीएसटी लगा है, हाँ। क्रेडिट मिलेगी? नहीं। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, एक बात बताइए, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कंपनी अपने स्टाफ की कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करा रही हो? हाँ, पॉसिबल है। कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में अंतर क्या होता है? प्लास्टिक सर्जरी वो होता है जिसमें किसी एबनॉर्मेलिटी को ढका जाए। मतलब मान लीजिए हाथ जल गया, अब भाई स्किन खराब हो गई, हाथ जल गया तो वहां की स्किन को वापस से सही किया जा रहा है, इस प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। कॉस्मेटिक सर्जरी क्या होता है? हम पहले से ही बड़े सुंदर हैं, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं नाक ना थोड़ी सी कम निकली हुई है, मेरी पचकी हुई है, इसको थोड़ा सा उठवा देते हैं, इस कॉस्मेटिक सर्जरी। मतलब खूबसूरती को और बढ़ाया जाए इस कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है, मतलब सही है सब कुछ, ठीक है, लेकिन बस खूबसूरती बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इट्स कॉल्ड कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है। व्हाट इज प्लास्टिक सर्जरी? कोई बॉडी में एबनॉर्मेलिटी है, राइट, जैसे मेरा कान कटा हुआ है यहाँ से थोड़ा, ठीक है, और मैंने इसको वापस से सही कराया, तो इज प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। हमें तो प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो पता ही है कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, तो अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी अगर एक कंपनी अपनी स्टाफ का कराती है तो जीएसटी तो लगा ही है इस पे, लेकिन इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। और यही एक मेडिकल सर्विस है जिसपे जीएसटी लगता है, मालूम है कि नहीं? डॉक्टर बाकी कुछ भी इलाज कर दे आपका, उस पर जीएसटी नहीं होता। डॉक्टर की बस एक ही सर्विस है जिसपे जीएसटी लगता है, क्योंकि सरकार का कहना है ये डॉक्टर वाली सर्विस है ही नहीं है। ये कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ये सब ब्यूटी ट्रीटमेंट जैसी चीज है, ठीक है, भले डॉक्टर करता है इसको, लेकिन ये है तो पार्लर वाली चीज, ठीक है, और इसलिए इस पे जीएसटी लगती है, क्रेडिट नहीं मिलेगी अगर ये बिजनेस पर्पसेस में यूज हुई है सर्विस तो भी। अब कहता है अलाउड, कह रहे मिल जाएगी। अरे ये कौन सी बात हुई? अभी तक कह रहे थे नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, अब मिल क्या जाएगी? ओनली इफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ of a particular category are used toward making taxable outward supplies of the same category of goods or service or both as an element of taxable composite or mixed supply। आइए समझाता हूं। स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड जाता है वीएलसीसी में, ठीक है, और वीएलसीसी में बोलता है कि मुझे अपने एक स्टाफ का ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना है। क्या कराना है? ब्यूटी ट्रीटमेंट कराना है, राइट। तो वीएलसीसी ने प्राइस कोट कर दिया, वीएलसीसी ने बोला ठीक है भाई, आपको देना होगा इसका 20,000 प्लस जीएसटी, ठीक है, 20,000 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। नहीं उल्टा मैंने, ये स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड वीएलसीसी को देगा 20,000 प्लस जीएसटी। अब वीएलसीसी ने ये काम खुद नहीं किया, वीएलसीसी ने ये काम दे दिया लैक्मे सैलून को, ठीक है, और लैक्मे सैलून ने इसको पे किया, पता है कितना? अरे लैक्मे सैलून को वीएलसीसी ने कितना पे किया? वीएलसीसी ने लैक्मे सैलून को पे किया इसी काम के 15,000 प्लस जीएसटी। स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड ने कितना जीएसटी पे किया है जरा देखो, ये 20,000 वाला जीएसटी पे किया है। क्या इस स्टडी एट होम को इसकी क्रेडिट मिलेगी? नो, आईटीसी नहीं मिलेगी,
क्योंकि आपने पढ़ लिया है इस बात को कि आईटीसी नहीं मिलती है ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज की, अगर ये बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है तो भी। अब बात ये आती है, वीएलसीसी ने 15,000 पे ये जीएसटी पे किया है, क्या वीएलसीसी को इसकी क्रेडिट मिलेगी? आंसर इज यस, इसकी क्रेडिट मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? आपको यही तो लिखा हुआ है कि ये सारी सर्विस की क्रेडिट अलाउ हो जाती है। कब अलाउ हो जाती है? अगर आप यही सर्विस आगे किसी को दे रहे हो तो। आपने सर्विस ली क्यों है? क्योंकि आपको यही सर्विस किसी को देनी है, इसलिए आप ये सर्विस अगर लिए हो तो क्रेडिट आपको मिल जाती है। तो इसने वीएलसीसी ने ये सर्विस अपने लिए नहीं ली है, वीएलसीसी ने ये सर्विस लैक्मे सैलून से ली है किसी और को ये सर्विस देने के लिए, तो इनको क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, कह रहा है या तो वही सर्विस देने के लिए मैंने ली है, या फिर एक कंपोजिट पार्ट है उस सर्विस का और इसलिए लिया है। इसका मतलब समझाते हैं। स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड ने वीएलसीसी को बोला कि मेरे एक स्टाफ का तुम्हें क्या क्या कराना है बताऊं? उसने बोला कि तुम्हें फेशियल कराना है, ठीक है, उसके बाद स्पा करना है, ठीक है, बाकी तो मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है बोलने, इसलिए मैं फंस जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, इतना ही सर्विस बोलते हैं। स्टडी एट होम ने वीएलसीसी को बोला फेशियल कराना है और स्पा कराना है, ठीक है, हेयर स्पा कराना है और फेशियल कराना है। वीएलसीसी ने लैक्मे सैलून को बोला कि तुमको फेशियल करना है, हेयर स्पा खुद वीएलसीसी करेगा उसका। तो अब पता है वीएलसीसी एक कंपोजिट सर्विस दे रहा है, ठीक है, वीएलसीसी एक कंपोजिट सर्विस दे रहा है जिसमें फेशियल भी है, हेयर स्पा भी है, जिसमें फेशियल उसने सर्विस ली है कंपोजिट सर्विस देने के लिए। तो यही आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि अगर कोई सर्विस ले रहा है उसी सर्विस को एज इट इज देने के लिए, किसी कंपोजिट सर्विस का एक पार्ट है इसलिए ले रहा है, या कोई मिक्स सप्लाई का पार्ट है इसलिए ले रहा है, मतलब वीएलसीसी या तो कोई एक मिक्स्ड सर्विस दे रहा है, कंपोजिट सर्विस दे रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से लैक्मे सैलून से एक सर्विस ले रहा है, तो कह रहा है तब क्रेडिट मिलेगी। अब आपको बात समझ में आ गई कि ये सारी क्रेडिट भी मिलती है, लेकिन तब जब आप यही सर्विस आगे देने के लिए सर्विस ले रहे हो। चलिए आइए समझते हैं फिर से। स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड ने रामलाल हलवाई को बोला कि भैया तुम्हें मुझे क्या देनी है? कैटरिंग सर्विस। स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड से डील जो हुई वो ये हुई कि उन स्टडी एट होम को 50,000 प्लस जीएसटी रामलाल हलवाई को देना होगा, ठीक है। रामलाल हलवाई ने यही काम उठा के पता है किसको पकड़ा दिया? रामलाल हलवाई ने यही काम उठा के पकड़ा दिया श्यामलाल हलवाई को, ठीक है। तो श्यामलाल हलवाई ने रामलाल हलवाई को क्या दे दिया? कैटरिंग सर्विस। तुमको समझ में आया? मैंने ना रामलाल हलवाई को बोला कि तुमको मेरे यहाँ वो कैटरिंग करानी है, ठीक है, लंच लगाना है एक दिन। तो रामलाल हलवाई ठहरा बड़ा हलवाई, उसने श्यामलाल हलवाई को यही ठेका उठा के दे दिया। मैंने जो उसको रामलाल हलवाई को काम दिया ना, उसने श्यामलाल को पकड़ा दिया, मुझसे ले लिया 50,000 प्लस जीएसटी और इसको पकड़ाता है वो 40,000 प्लस जीएसटी। समझ में आया? अब भैया मैंने कोई ये जीएसटी पे किया है कि नहीं? ये वाला जीएसटी मैंने पे किया, क्या मुझे आईटीसी मिलेगी? नो आईटीसी। क्या रामलाल हलवाई जो ये जीएसटी पे कर रहा है, रामलाल हलवाई को क्रेडिट मिलेगी? हाँ, इसको आईटीसी मिल जाएगी इसकी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि रामलाल हलवाई ने ये सर्विस लिया आगे यही सर्विस देने के लिए, वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है ये सर्विस, आगे ये सर्विस देने के लिए अगर कोई ये सर्विस लेता है तो उसे क्रेडिट मिलती है। तो ये सारी सर्विस अगर आगे कोई देने के लिए सर्विस ले ले तो उसे क्रेडिट मिल जाएगी, लेकिन अगर मैं खुद अपने बिजनेस में इस सर्विस को कंज्यूम करता हूं तो मुझे इसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। आइए आगे देखिए। अब ये फिर एम्प्लॉय से रिलेटेड ही सर्विस है, ठीक है, इसकी क्रेडिट भी नहीं मिलती है, लेकिन अगर कोई कानून ये कहता है कि एक एम्प्लॉयर को अपनी एम्प्लॉय को ये सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे ऊपर वो कानून लागू होता है और वो कानून कहता है कि ये करना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए, तब तो क्रेडिट मिल जाएगी। मतलब कानूनन जरूरी है ये करना, तब तो क्रेडिट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। अगर मैं अपने शौकिया भाई अपनी रहीसियत दिखाने के लिए मैं अपने एम्प्लॉय को ये सब सर्विस दे रहा हूँ, क्रेडिट नहीं मिलेगी। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, मैं अपने एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस करा दूं, हेल्थ इंश्योरेंस करा दूं, क्रेडिट मिलेगी मुझे? नहीं मिलेगी।
अगर कोई कानून मेरे ऊपर लागू है और वो कानून कहता है कि नहीं ये एम्प्लॉय को करना पड़ेगा एम्प्लॉय के लिए, तो मुझे क्रेडिट मिलेगी। रेंट अ कैब, मैं अपनी एम्प्लॉय को रेंट अ कैब सर्विस देता हूं, मतलब कि कहीं भी एम्प्लॉय को जाना है तो वो ओला उबर करे और अपना चला जाए, जितना किराया भाड़ा होता है वो कंपनी पे करती है, तो जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी नहीं। मेंबरशिप ऑफ क्लब, मैं अपने एम्प्लॉय को क्लब की मेंबरशिप दिलवा दूं, क्रेडिट नहीं मिलेगी जीएसटी की। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, मैं अपने एम्प्लॉय को जिम ज्वाइन करवा दूं, क्रेडिट मिलेगी नहीं। हाँ, अगर कोई इसी कानून में लिखा है कि तुमको अपने सारे एम्प्लॉय को जिम ज्वाइन कराना पड़ेगा, ऐसा कौन सा धंधा होगा, मेरे हिसाब से तो कोई है नहीं जिसमें कोई कानून कहता हो कि जिम ज्वाइन कराना पड़ेगा एम्प्लॉय को। अगर ऐसा हो गया, मान लो फ्यूचर में कोई कानून आ गया, ठीक है, जो कह रहा है एम्प्लॉय को जिम ज्वाइन कराना जरूरी है, एम्प्लॉय ज्वाइन करवाएगा, तो मुझे जिम की मेंबरशिप फी की जो जीएसटी लगेगा उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। अभी फिलहाल मैं अपने शौकिया अपने एम्प्लॉय को जिम की मेंबरशिप दिला दूं तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज, मैं एम्प्लॉय को घूमने भेजता हूं साल में एक बार, ठीक है, मैं कहता हूं जहां मर्जी वहां चले जाओ घूमने के लिए, जितना पैसा खर्चा होगा सब एम्प्लॉयर देगा, मतलब मैं दूंगा, ठीक है, देश में कहीं भी घूम सकते हो। तो क्या अब भाई ट्रेवल पे जीएसटी लगा होगा कि नहीं, उसके खर्चे पे लगा ही होगा, भाड़े पे जीएसटी लगा होगा, होटल स्टे पे जीएसटी लगा होगा, क्या मुझे क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई कानून अगर कहता हो मुझे कि भैया तुमको ना अपने एम्प्लॉय को घूमने भेजना पड़ेगा, कानूनन जरूरी है, तब जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी का अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट एंड मशीनरी का अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्रेडिट मिल जाएगी, इवन इफ इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जीएसटी नहीं की क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनवा रहा हूं, ऑफिस के लिए बिल्डिंग बना रहा हूं, तो एक बात बताइए, बिजनेस का खर्चा है, हाँ, ठीक है, तो उस बिल्डिंग में क्या क्या लगेगा? सीमेंट लगेगा, हाँ, आयरन रॉड्स लगेंगी, हाँ, ठीक है, उस बिल्डिंग में लिफ्ट लगेगा, हाँ, और क्या लगेगा बिल्डिंग में? बहुत सारा मटेरियल लगेगा, पेंट वेंट लगेगा, हाँ, ठीक है। तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेडी करने के लिए मैंने जितना खर्चा किया है सब पे जीएसटी लग रहा है, हाँ, सीमेंट पे जीएसटी लगाई है, आयरन रॉड्स पे जीएसटी लगाई है, पेंट पे जीएसटी लगाई है, क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी? नो। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जितना जीएसटी आप पे करते हो उसकी क्रेडिट नहीं मिलती, बड़ी दुख की बात है, उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। लेकिन एक प्लांट एंड मशीनरी के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा तो क्रेडिट मिलेगी। इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। मैं एक मशीन अपने यहां इंस्टॉल कर रहा हूं, बहुत भारी मशीन है, अगर उस मशीन को डायरेक्ट फ्लोर पे रख दिया जाए, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पे मान लीजिए रखवा रहे हैं बिल्डिंग के अपने, ठीक है, अगर वो मशीन को सीधे फ्लोर पे रख दिया जाएगा ना तो पूरा कंपन होगा, पूरी बिल्डिंग हिलने लगेगी, इतने भारी मशीन है, जब वो चालू होगी तो बिल्डिंग हिलेगी, ठीक है। तो पता है ऐसी मशीनों को रखने के लिए क्या किया जाता है? ऐसी मशीन अगर मुझे रखनी होती है तो बालू का फाउंडेशन बनाया जाता है, मतलब उस फ्लोर पे हम क्या करेंगे, बालू का फाउंडेशन बनाएंगे एक, ठीक है। मैं बालू का फाउंडेशन समझ गए कि नहीं? बालू मतलब उतनी जगह क्रिएट की जाएगी, ठीक है, कम से कम 1 फीट हम ऊंचा वो बाउंड्री बनाएंगे, उसके अंदर पूरा बालू भरा जाएगा, फिर उस पर सीमेंट किया जाएगा और फिर मशीन को नट बोल्ट से उस पर टाइट कर दिया जाएगा। अब वो मशीन जब हिलेगी भी तो जर्क किस पे आएगा पता है? बिल्डिंग पे नहीं, उस बालू पे आएगा, ठीक है। तो ऐसा किया जाता है। अब मैंने ये बालू वाला फाउंडेशन बनाया, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ, ये तो बिल्डिंग का ही पार्ट हो गया, लेकिन क्या मुझे उस पे जो सीमेंट लगा या कुछ आयरन रॉड लगा, कुछ भी लगा, क्या उसकी क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ, क्योंकि वो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड था, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी, अब ये जो खर्चा हुआ है ना, ये बिल्डिंग में जुड़ता भी नहीं, ये कॉस्ट पता है किस में जुड़ता है? प्लांट एंड मशीनरी। अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आपको अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, पहले तो AS10 पढ़ना पड़ेगा, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट कैसे होती है। अगर किसी मशीन की वजह से आपको बिल्डिंग में भी कोई चेंज करना पड़ जाए ना, तो वो बिल्डिंग में जो चेंज करने की कॉस्ट आती है वो मशीन की कॉस्ट में जोड़ी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे एक मशीन लगा रहा हूं जिसकी चिमनी है, ठीक है, तो चिमनी क्या करेंगे हम, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट फ्लोर पे से फाड़ के छत पे से कहाँ जाएगी?
वो काटते जाएंगे, हर फ्लोर की सीलिंग को काटते जाएंगे और ऊपर छत पे ना निकालेंगे एकदम, तब ना चिमनी का धुआं रहेगा कि बिल्डिंग के अंदर धुआं फेंकेंगे उसका, नहीं। तो अब मैं हर फ्लोर पे काटते 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 छत से बाहर निकाला हूं चिमनी को, इस पे खर्चा लगा है, ये खर्चा कहां जाएगा? बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं, मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाता है, वो मशीन की कॉस्ट कहलाती है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो बिल्डिंग में लगता है, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में लगाया खर्चा, लेकिन उसकी क्रेडिट मिल जाएगी इफ इट इज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी, ऑब्वियसली बिकॉज वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती ही नहीं है, वो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कहलाती है, इसलिए उसकी क्रेडिट मिल जाती है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देते हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मतलब क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आप देते हो किसी को, पूरा बिल्डिंग बनाने का ना हम ठेका दिए हैं किसी को, ठीक है, किस पूरी बिल्डिंग बनाने का 40 लाख रुपए में हम किसी को ठेका दे दिए हैं, तो ये जो ठेका दिए हैं इस पे जीएसटी लगेगा, हाँ, क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं। अच्छा, दूसरा, बिल्डिंग बनाने का ठेका देने की वजह हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, लेबर का ठेका देते, बस भैया मटेरियल वगैरह सब मेरा रहेगा, हम लाएंगे बालू गिट्टी सीमेंट सारी चीजें, तुम बस लेबर सप्लाई करोगे हमको, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या इस पे जीएसटी लगता है? हाँ लगता है। क्या क्रेडिट मिलेगी मुझे? नहीं, एक्सेप्ट व्हेन इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। अच्छा, अब ये क्या मतलब है? स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड बबलू ठेकेदार को, बबलू ठेकेदार इसको बोलता है कि तुमको हमें लेबर सप्लाई करनी है, ठीक है। बबलू ठेकेदार स्टडी एट होम को लेबर सप्लाई करता है, जिसका स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड कितना देता है इसको? 10 लाख प्लस जीएसटी, बिल्डिंग बनवा रहे हैं हम, ठीक है। और बबलू ठेकेदार से लेबर लिए हैं, 10 लाख प्लस जीएसटी लेता है। बबलू ठेकेदार लेबर खुद नहीं देता, ये पता है किससे लेता है? चुलबुल ठेकेदार है एक, चुलबुल ठेकेदार, ये इससे लेबर लेता है, ठीक है। और इस लेबर का इसने इसको पे किया है 7 लाख प्लस जीएसटी, मतलब 7 लाख प्लस जीएसटी में लेबर लिया और हमको 10 लाख प्लस जीएसटी में चिपका दिया, ठीक है। चुलबुल ठेकेदार इसको लेबर सप्लाई किया है। अब प्रश्न ये उठता है, क्या मुझे इस जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? नहीं, नो आईटीसी। क्यों? क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं ना, हम तो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, इसलिए हमको क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्या बबलू ठेकेदार ने ये जो जीएसटी पे की है इसकी क्रेडिट मिलेगी बबलू ठेकेदार को? आईटीसी अवेलेबल मिलेगी। क्यों? क्योंकि बबलू ठेकेदार अपना घर थोड़ी ना बना रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, बबलू ठेकेदार तो ये लेबर लिया है हमको लेबर देने के लिए। आई बात समझ में? तो दिमाग में ये मत बैठा लीजिएगा कि लेबर सप्लाई हम लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो क्रेडिट नहीं मिलती। अरे मिलती है भाई साहब, अगर मेरे लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब नहीं मिलती है। अब मान लीजिए एक बिल्डर है, वो फ्लैट बना रहा है, फ्लैट बना रहा है तो वो क्या करेगा? क्या वो अपने लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है? नहीं यार, वो तो फ्लैट बना रहा है बेचने के लिए, ठीक है। तो अगर वो किसी से लेबर कॉन्ट्रैक्टर से लेबर लेता है तो क्या उसे जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? आंसर इज यस, मिलेगी। अंडरस्टूड? मैं अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा हूं ना, तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलती। मैं अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बनाऊंगा, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। Goods or services received by a taxable person for construction of an immovable property on his own account even when used in the course of furtherance of business। यहाँ पे बात हो रही थी जितना मैंने सर्विस लिया है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, अब बात हो रही है जितना मैंने मटेरियल लिया है, यानी मैंने सीमेंट बालू गिट्टी सरिया जितना सामान लिया है उन सब की क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे? रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जैसे आज मैंने 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाई, क्या मुझे आईटीसी मिलेगी सामान की या लेबर की? नहीं। मैंने उसके 2 साल बाद उस पर 1 फ्लोर और बना दिया, क्या अब जो 1 फ्लोर और बनाए क्या क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं, ये रिकंस्ट्रक्शन है, इसकी क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। मैं रिनोवेशन कराता हूं, मैंने क्या किया, 1 फ्लोर पूरा तोड़ के फिर से बनवा दिया, क्या क्रेडिट मिल जाएगी अब की बार? नहीं, रिनोवेशन पे भी नहीं। एडिशन कुछ करा दिया, कुछ एक आध 2 कमरे और बनवा दिए, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? नहीं। अल्टरेशन कराया है, रिपेयर कराया है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, जितना कुछ भी आप कर रहे हैं अगर ये कैपिटलाइज हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो रहा है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगी।
इसका मतलब ये है कि अगर आप खर्चा पीएल में चार्ज करते हो तो क्रेडिट मिल जाएगी। जैसे समझिएगा, हुआ क्या था कि कोई एक फर्नीचर आ रहा था, ठीक है, सीढ़ियों से, और वो फर्नीचर कहीं से लड़ जाता है सीढ़ियों पे, तो उससे क्या होता है कि दीवार खराब हो जाती है, ठीक है। तो अब मुझे उसके लिए सीमेंट और लेबर बुलाना पड़ा फिर से प्लास्टरिंग कराने के लिए थोड़ा सा, तो ये रिपेयर कहलाएगा। क्या ये खर्चा हम बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ देंगे? नहीं, ये तो अपने पीएल में चार्ज करेंगे, रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है। क्या मुझे सीमेंट की क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ। आया समझ में सबको कि अगर कैपिटलाइज होगा खर्चा तो फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए 2 टाइल्स टूट गई, ठीक है, और मैंने वो 2 टाइल्स मंगाई और बस रिपेयर कराने के लिए, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ। अच्छा, जब बिल्डिंग बनी थी तो ढेर सारी टाइल्स आई थी, उसकी क्रेडिट मिलेगी? नहीं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी था, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जुड़ रहा था। जो कैपिटलाइज हो जाता है उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट में जितना खर्चा कैपिटलाइज होता है उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। लेकिन अगर वो रेवेन्यू खर्चा है, ठीक है, रिपेयर का रेवेन्यू खर्चा है, तो कैपिटलाइज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा रिपेयर वगैरह होता है ना, तो वो सब कैपिटलाइज ही होता है। जैसे अगर मैं एक फ्लोर बनवा दूं और तो कैपिटलाइज हो जाएगा, एक कमरा बनवा दूं और तो कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। टूट फूट इसको रिपेयर मेंटेनेंस कहते हैं, और ये खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता, इसकी क्रेडिट मिल जाती है। अगर आप कोई ऐसा रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करने का मतलब एक फ्लोर गिरा के वापस से फ्लोर खड़ा कर दिए, तो ये रिपेयर ही है राइट, लेकिन ये कैपिटलाइज होगा। अच्छा, कब कैपिटलाइज होता है, कब रिपेयर रेवेन्यू खर्चा चार्ज होता है, ये सब शायद मैं जीएसटी में नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी इसमें डाउट है तो भैया आप अकाउंटिंग पढ़ो, ठीक है, AS10 पढ़ो, ताकि आप कैपिटलाइजेशन को समझें कि क्या चीज़ एसेट की कॉस्ट में जुड़ती है। जो चीज़ एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाती है उसकी आईटीसी नहीं मिलती। अगर वो पीएल में चार्ज होता है रेवेन्यू खर्चे की तरह तो आईटीसी मिल जाती है। नेक्स्ट क्रेडिट किसकी नहीं मिलेगी? गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। भैया हम अपनी सेल पे कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स देते हैं, ठीक है। टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज देते हैं, आपको पता ही है, 1%, 5%, सर्विस के केस में 6%, यही देते हैं। तो क्या मेरी परचेज पे मुझे क्रेडिट मिलती है? नहीं, कंपोजिशन डीलर को क्रेडिट कहाँ मिलती है। नेक्स्ट, गुड्स और सर्विस आर बोथ रिसीव बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। अगर एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन माल परचेज करता है तो उसको आईटीसी नहीं मिलती है। हाँ, अगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट पे बीसीडी पे करता है और आईजीएसटी पे करता है, उस आईजीएसटी की क्रेडिट उसको मिल जाती है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल कंजप्शन, क्लियर है, नॉन बिजनेस वाली बात हो रही है। नॉन बिजनेस पर्सनल कंजप्शन के लिए तो क्रेडिट नहीं मिलेगी ना। अगर मैंने कुछ भी पर्सनल कंजप्शन के लिए खरीदा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी दुकान के लिए 50 पीस शर्ट खरीदी, ठीक है, लेकिन उसमें से एक शर्ट मैंने खुद पहन ली, क्या मुझे 50 शर्ट पे जो जीएसटी पे की है क्रेडिट मिलेगी? नहीं, 49 शर्ट की, 49 शर्ट की क्रेडिट मिलेगी, एक शर्ट की क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल, उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। अगर मैंने माल खरीदा 100 पीस, एक पीस खो गया, ठीक है, या एक पीस खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, गल गया, सड़ गया, चूहा काट के खा गया, ऐसा कोई सामान आपका खराब हो गया, ठीक है, या आपने किसी को गिफ्ट में दे दिया, फ्री सैंपल में बांट दिया, तो उस माल की क्रेडिट नहीं मिलती है। ध्यान दीजिएगा, माल जो आपने परचेज किया उसकी क्रेडिट तभी मिल रही है जब आप उस माल को बेच पा रहे हैं। अगर आपका कोई भी माल ऐसा है, परचेज आपकी कोई ऐसी है जिसे आप सेल ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज वो डिस्ट्रॉय हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलती है। टैक्स पेड इन फ्रॉड केसेस, डिटेंशन, कन्फिस्केशन एक्सेट्रा, ये क्या है? आप चोरी कर रहे थे जीएसटी की, ठीक है, आपकी सेल थी लेकिन आप सेल बता नहीं रहे थे, ठीक है, चोरी से बेच रहे थे माल, पकड़ा जाते हो, ठीक है, तो जब पकड़ा जाते हो तो आपसे सरकार आउटपुट टैक्स मांगती है कि भैया इसका जीएसटी लाओ, तो आप कहते हो जब पकड़ाई गए हैं तो परचेज भी चोरी से किए थे, वो तो तुम लोग पकड़े नहीं। सेल जब हम चोरी से कर रहे थे, धीरे से चुपके से बेच रहे थे माल, तो पकड़ा गए थे हम, तो सरकार कही जीएसटी लाओ, तो हम कहे अभी एक चोरी और किए थे, परचेज भी धीरे से किए थे चोरी से, वो तो तुम लोग पकड़े नहीं, तो उस परचेज पे जो आईटीसी था उसकी क्रेडिट दे दो। तो कहते हैं जो पकड़े नहीं वो बात खत्म, सरकार कह रही है वो सब हम लोग पकड़े नहीं ना है, आईटीसी नहीं देंगे तुमको। कुल मिला के समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मेरी चोरी पकड़ी जाती है तो सिर्फ आउटवर्ड
टैक्सेबल सप्लाईज पे जो जीएसटी लगती है वो हमसे आउटपुट टैक्स लिया जाता है, कोई आईटीसी नहीं दी जाती। राइट, तो ये थी ब्लॉक्ड क्रेडिट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देख लीजिए जल्दी जल्दी मेरे साथ। आईटीसी ऑन कार परचेज बाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर इट्स ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इज ब्लॉक्ड। ठीक है, ऑफिशियल यूज कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए है, तो किसके लिए होगा? कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए होगा, कंपनी के मैनेजर्स के लिए होगा, तो ये सब आईटीसी ब्लॉक्ड है। बस आपको यही याद रखना है कि 13 से ज़्यादा वाली जो व्हीकल होती है, ठीक है, तो बेसिकली उसको कार कहते ही नहीं है। ठीक है, 13 से ज़्यादा लोग अगर बैठ सकते हैं ऐसी गाड़ी है तो उसकी आईटीसी मिल जाती है। आईटीसी ऑन कार परचेज बाई कार डीलर, मिल जाएगी आईटीसी इसकी। आईटीसी ऑन कार परचेज बाई कंपनी इंगेज इन रेंटिंग आउट कार, कार किराए पे देने वाला धंधा है तो मिल जाएगी क्रेडिट। आईटीसी ऑन कार परचेज बाई ये कार ड्राइविंग स्कूल, मिल जाएगी क्रेडिट। आईटीसी ऑन बसेस, मिल जाएगी क्रेडिट। आईटीसी ऑन ट्रक, मिल जाएगी क्रेडिट। आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट, अब एयरक्राफ्ट कौन सा है? एयरलाइंस का है या कंपनी के डायरेक्टर उसमें घूमेंगे, अंबानी साहब घूमेंगे? परचेज बाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स सीईओ, कंपनी का सीईओ घूमेगा उस एयरक्राफ्ट से, मिलेगी क्रेडिट? नहीं। आईटीसी ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाई एविएशन स्कूल, ये हवाई जहाज उड़ाने वाली स्कूल है, हवाई जहाज उड़ाना सिखाने वाली स्कूल है, क्या क्रेडिट मिलेगी? हाँ मिलेगी उसको। आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार यूज्ड बाय एम्प्लॉय फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पस। अच्छा, अब भाई कार की क्रेडिट ब्लॉक्ड है तो उसके जनरल इंश्योरेंस की क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ट्रक का है, क्रेडिट मिलेगी। जनरल इंश्योरेंस कार का है, ठीक है, ऑन कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अच्छा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्रेडिट मिल जाएगी उसको। जेट परचेज किया जा रहा है, कंपनी के डायरेक्टर घूमेंगे उससे, नहीं भैया क्रेडिट नहीं मिलेगी। फूड आइटम सर्व हो रहा है कस्टमर को, क्रेडिट नहीं मिलेगी, फूड एंड बेवरेजेस की क्रेडिट नहीं मिलती है। क्या फूड आइटम अपने कस्टमर को या एम्प्लॉय को देना बिजनेस का खर्चा है? हाँ, लेकिन क्रेडिट नहीं मिलती है। एबीएन कंपनी है कैटरर ऑफ अमृतसर, ठीक है, उसको दिया गया कॉन्ट्रैक्ट कैटरिंग का फॉर अ मैरिज टू बी हेल्ड इन लुधियाना। द फर्म हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्नैक्स टू बी सर्व्ड इन मैरिज टू सीडी एंड सन्स, टू सीडी एंड सन्स अ लोकल कैटरर ऑफ लुधियाना। आईटीसी ऑन सच आउटडोर कैटरिंग अवेल्ड बाई एबीएन कंपनी इज अलाउड। एबीएन कंपनी तो क्या कर रहा है देखिए, ये खुद एक कैटरर है और उसने किसी दूसरे कैटरर को काम दिया है तो क्रेडिट मिल जाएगी। अगर हम कोई सर्विस लेते हैं किसी को फर्दर सर्विस देने के लिए तो क्रेडिट मिल जाती है। आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विस अवेल्ड बाई गारमेंट एक्सपोर्टर, नहीं गारमेंट एक्सपोर्टर को कैटरिंग सर्विस की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अभी हम कैटरिंग सर्विस दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कैटरिंग सर्विस देनी है तो भाई तब क्रेडिट मिल जाएगी। मैंने बताया था कि किसी लॉ में अगर कुछ लिखा हुआ है ना, किसी एम्प्लॉय को कुछ देना है तो ब्लॉक्ड क्रेडिट की भी क्रेडिट मिल जाती है। मैनेजिंग डायरेक्टर को मेंबरशिप ऑफ द क्लब लिया है, क्या क्रेडिट मिलेगी? नहीं भैया, ब्लॉक है। ठीक है, कंपनी अवेज ट्रेवल अवेज सर्विस ऑफ ट्रेवल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग फ्री वेकेशन, घूमने के लिए एम्प्लॉय को भेज रही है, क्रेडिट नहीं मिलेगी कंपनी को। राइट, तो इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। राइट, तो ये सब मैंने लिखा ही इसलिए है ताकि आप इसको पढ़ लें और ताकि ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली क्लास में आएंगे फिर एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। यहाँ तक की बात कंप्लीट हो चुकी है सेक्शन 17 की। राइट, विल स्टॉप हियर।